हेलो, नमस्कार। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट सम डेफिनेशंस ऑफ साइंस एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके. Science, the word science comes from the Latin word scientia meaning knowledge. जो हमारे साइंस है लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है नॉलेज. वन ऑफ द पॉपुलर मेड ऑफ ऑल फुल फॉर्म ऑफ साइंस इज सिस्टमैटिक कंप्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सट्राप्लोरेशन ऑफ नेचर काजेस एंड इफेक्ट. साइंस के अंदर क्या पढ़ेंगे हम? सिस्टमैटिक. किसी भी काम को सिस्टमैटिक ढंग से करना क्या है? एक साइंस है. कंप्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन कि जो उसके लिए नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन है वो करेंगे और उसके बाद उन इन्वेस्टिगेशन के आधार पे हम उसको एक्सप्लोर करेंगे. नेचर के जितने भी हमारे काजेज हैं, इफेक्ट्स हैं. ये होगी हमारी साइंस की डेफिनेशन. आफ्टर डेफिनेशन, ब्रांचेस ऑफ साइंस. साइंस की वैसे तो मेनली आजकल तो बहुत सारी ब्रांचेस हो गई हैं क्योंकि जितने भी हमारी साइंस की ब्रांच है उनको भी फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया. तो साइंस क्या है? हमारा एक वास्ट टॉपिक हो गया. तो जो ब्रांचेस है साइंस की वो मेनली 3 ब्रांचेस मानी जाती है: केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी. केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस है वो फर्दर 3 ब्रांचेस हैं. सबसे फर्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री. आफ्टर फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड organic chemistry. Now let us discuss definitions of chemistry and its branches. Chemistry, the branch of science which deals with the study of composition, structure and property of matter and changes which the matter undergo under different conditions and laws which govern these changes. केमिस्ट्री क्या है? साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी मैटर की. चेंजेस, जो हमारी मैटर है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं डिफरेंट कंडीशन पे और क्या लॉ उस पे बेस्ड होते हैं, ये सारी स्टडी करते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर. आफ्टर केमिस्ट्री एक चीज हमने बोली है मैटर. व्हाट इज मैटर? मैटर एनीथिंग which occupies space and having its own mass, that is called matter. Next is physical chemistry. Physical chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of matter and states of matter. In 10th class we have studied only about 3 states of matter, but now we discuss 5 states of matter. Inorganic chemistry, the branch of chemistry which deals with the study of compounds which are isolated from non-living sources such as rocks and minerals, is known as inorganic chemistry. After inorganic chemistry, next is organic chemistry. Organic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of compounds which are isolated directly or indirectly from the living organisms such as plants, animals, is called organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम उन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करते हैं. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे प्लांट्स भी हो सकते हैं, हमारे एनिमल्स भी हो सकते हैं. Organic compounds are the compounds which are isolated directly or indirectly from living organism is known as organic compound. Organic compound क्या है? वो compound जो हम directly और indirectly आइसोलेट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से. और हमें पता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं? हमारे प्लांट्स हो सकते हैं, हमारे एनिमल्स हो सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक यूरिया, शुगर, ऑयल्स एक्सेट्रा जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं और सारे क्या हैं? हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Next is inorganic compound. Inorganic compounds are the compounds which are isolated from non-living sources
जो हमें क्या है ऑब्टेन होते हैं नॉन लिविंग सोर्सेज से। ये रॉक्स हो सकती हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, एनीथिंग नॉन लिविंग सोर्सेज। एग्जाम्पल साल्ट, अलम, जो हमारे क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब हमने स्टडी कर लिया, पढ़ लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब आप बता सकते हो इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे कॉमन डिफरेंस क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। तो फर्स्ट क्या है, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। वन, after that, inorganic compounds. Inorganic compounds are those compounds which are isolated from non-living sources. तो ये क्या है, इन दोनों में डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं हम इन दोनों को, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को। नेक्स्ट आप बता सकते हो एग्जांपल लेके कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये क्या होते हैं। यूरिया होता है, शुगर होता है, ऑयल्स, फैट्स, प्रोटीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे जनरली आते हैं साल्ट्स, अलम्स, मार्बल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। Early in 19th century, it is believed that all the organic compounds cannot synthesized in the laboratory. They cannot be prepared in the laboratory. On the basis of this belief, Berzelius, a Swiss chemist, in 1815 propagated vital force theory. 1815 में स्वीड्स का केमिस्ट था बर्जिलियस, इसने क्या दिया, एक थ्योरी दी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है, जो वाइटल फोर्स थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरी। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स the organic compounds are produced under only influence of some mysterious force existing in the living organism। कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे क्या है, एक मिस्टीरियस फोर्स के थ्रू क्या होते हैं, गवर्न होते हैं। एंड दीज मिस्टीरियस फोर्स वाज कॉल्ड वाइटल फोर्स। और इन मिस्टीरियस फोर्सेस को उसने कहा था कि ये फोर्स क्या होते हैं, हमारे वाइटल फोर्स। सिंस दीज मिस्टीरियस फोर्सेस कैन नॉट क्रिएट आर्टिफिशियली, इट इज इम्पॉसिबल टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लैबोरेटरी। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी in 1828, Wöhler, a German chemist, made accidentally discovery of यूरिया। उसने क्या कर दिया, एकदम से अचानक से डिस्कवरी हुई किसकी, यूरिया की। और इस यूरिया की डिस्कवरी ने क्या है, जो डेफिनेशन थी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उसको ही चेंज कर दिया। वुलर अपनी लैब में एक जर्नल एक्सपेरिमेंट कर रहा था अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनाइड के साथ। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसका जो कंपाउंड बना वो बना अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड ने अपने आप को फर्दर रीअरेंज किया यूरिया के अंदर। अब इस यूरिया की सिंथेसिस हो गई थी, लेकिन जो केमिस्ट था उसको नहीं पता था कि जो हमारा कंपाउंड प्रिपेयर हुआ है लैब में ये यूरिया है। उसने क्या किया, इस कंपाउंड को वेस्ट समझ के अपनी लैब के बाहर फेंक दिया। जैसे उसने लैब के बाहर इस कंपाउंड को फेंका तो क्या हुआ, जो उस गार्डन के प्लांट्स थे जिनके ऊपर क्या है ये कंपाउंड गिरा था, उनकी क्या है जो ग्रोथ है वो सडनली इंक्रीज हो गई। जिसकी वजह से कि साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट की नेचर होती है ऑब्जर्विंग नेचर, उसने ऑब्जर्व किया। फिर से उसने सेम प्रोसीजर फॉलो किया, अमोनियम क्लोराइड लिया, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई पोटेशियम साइनाइड के साथ और फिर से हमारा सेम कंपाउंड उसने जनरेट किया।
इस सेम कंपाउंड को फिर उसने सेम प्रोसेस किया, जो प्लांट्स थे जिनकी ग्रोथ नहीं हुई थी उनके ऊपर उसने इसको डाल दिया। तो क्या हुआ, अगेन सेम रिजल्ट, जो प्लांट्स थे उनकी ग्रोथ फिर से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि जरूर इसमें कंपाउंड में कुछ ऐसी खास बात है जो क्या है, जो ग्रोथ को इंक्रीज कर रही है प्लांट के, और वो क्या थी, हमारा कंपाउंड यूरिया। इसके लिए उसने रिएक्शन की थी, उसने लिया अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ पोटेशियम साइनाइड, देन फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड का फॉर्मूला होता है NH4CnO। फिर इस अमोनियम साइनाइड को इसने फर्दर रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो की और फॉर्मेशन हो गई यूरिया की। After the formation of urea, synthesis of urea give a depth below the vital force theory and clearly demonstrate the synthesis of urea that no mysterious force was required for the formation of organic compound। कि जो mysterious force है, कोई mysterious force require नहीं होता हमें किसी organic compound की सिंथेसिस के लिए, जो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से लैब में कर सकते हैं। द एलिगेंट सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय हर्मन कोल्स। इसके बाद क्या है, अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग क्या किया, फर्दर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी की। सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय हर्मन कोल्स इन 1845। He takes two atoms of carbon, react with 2 atoms of hydrogen, then formation of acetylene, react with dilute H2SO4 and HgSO4, formation of ethanol CH3CHO. After that, it undergo oxidation, and oxidation leads to addition of oxygen, then CH3COH, that is acetic acid. After the synthesis of urea, thousands of organic compounds are synthesized in the laboratory। और जो हमारी वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दी थी हमारे जर्मन केमिस्ट वुलर ने। जो ये सिंथेसिस थी यूरिया की और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इन्होंने क्या कर दिया, जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया। अब आई हमारी मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? Organic chemistry is defined as the chemistry of carbon compound containing usually hydrogen and one or more additional elements like nitrogen, sulfur, halogen and phosphorus। ये थी हमारी modern definition। And modern definition of inorganic chemistry. Inorganic chemistry is defined as the element other than carbon and their compound। Organic compound may be more precisely defined as chemistry of hydrocarbons। जो inorganic chemistry है वो क्या है, हमारी chemistry की वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, सारे के सारे elements स्टडी करते हैं जो हमारी periodic टेबल में है अदर देन कार्बन, कार्बन को छोड़ के, क्योंकि कार्बन को क्या माना जाता है, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये क्या है, हमारी स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मोस्टली आते हैं हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स।